नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती स्वागत करता हूं आप सभी का। बात कर रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। लास्ट लेक्चर हमने किया था खिलजी राजवंश पर और आज हमें बात करनी है दो और राजवंशों की, जो हैं तुगलक वंश और सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत में आपने अभी तक देखा कि एक गुलाम वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, उसे मजबूत करता है। मौका मिलते ही खिलजी, जो भी खुद भी तुर्क डिसेंडेंट थे, वहां से आते थे, उन्होंने कब्जा किया और अब खिलजियों की सत्ता भी हथिया ली तुगलकों ने। अब यहां पे देखिए एक बड़ा चेंज आता है, थोड़ा हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, खिलजी क्रांति अभी आपने पढ़ा था ना, खिलजी क्रांति शब्द, जिसमें क्या हुआ कि वंश की उच्चता के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया गया। यहां पर जब फिर से तुगलक आते हैं ना, तो देखिए गाजी तुगलक जो था वो सरदारों के सहयोग से जो है वो आगे आया था। बात समझ रहे भाई? लास्ट में जो वो नासिरुद्दीन महमूद आता है, क्योंकि उसके खिलाफ विद्रोह खड़ा हो जाता है। पंजाब का गवर्नर होता है ये गाजी तुगलक, लोगों को इकट्ठा करता है और उसके खिलाफ आ जाता है। तो कई सारे सरदार जो है इसको वहां पर मदद करते हैं और ये उनके प्रति ग्रेटफुल भी रहता है और उन्हें ऊंचे पद प्रदान करता है। तो बारी बारी से हम इनकी चीजों की चर्चा करते हैं, थोड़ा आप ध्यान देना इसमें। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसने दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश की स्थापना करी, खुसरो शाह को समाप्त करा और 1320 में ये दिल्ली का सुल्तान बना। इसका नाम गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय यह दीपालपुर पंजाब के पास में है, वहां का सूबेदार था। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर ध्यान दिया। उसने नहरों का निर्माण कराया। एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, जैसे अभी आपने इल्तुतमिश वगैरह पढ़े थे, वो एलबारी तुर्क थे। खिलजियों को भी तुर्क ही माना जाता है, परंतु इनका जो खलज कबीला था वो अफगानिस्तान में जाकर बस गया था। ठीक है, थोड़ा सा विवाद है। तुगलकों के बारे में कभी आपसे पूछ ले कि ये कौन से तुर्क थे, तो ये कोरोना तुर्क थे। इनका कबीला क्या था? कोरोना। तुगलकों के बारे में पूछ लिया जाता है, देखो तुगलक कौन से तुर्क थे, तो तुगलक कोरोना तुर्क, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का ऐसा पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। कभी आपसे पूछ लें कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था, तो फिर गयासुद्दीन तुगलक का नाम आएगा। इसने यमुना नदी से खूब नहरें निकाली, खास करके पंजाब वाला जो रीजन था, यहां पर इसने नहरीकरण करके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया। इसीलिए ये लाइन अपन ने यहां लिखी है कि इसने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर ध्यान दिया और नहरों का निर्माण इसने कराया। बंगाल तथा वारंगल, वारंगल वर्तमान ओडिशा, इसको जीतने के लिए इसने सैन्य अभियान किया और जीता भी। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। बेसिकली अभी आपने जस्ट लास्ट वाला जो पढ़ा था ना, कौन सा राजवंश? खिलजी वंश। तो नासिरुद्दीन महमूद पढ़ा था अभी अपन ने, लास्ट जो शासक हुआ उसमें उसमें अपन ने बात करी थी कि उस व्यक्ति ने जितने भी सूफी संत थे, धार्मिक उलेमा थे, उनको बड़ा धन दिया, दान दिया। और वहां पर अपन ने निजामुद्दीन औलिया का नाम पढ़ा था कि निजामुद्दीन औलिया से तो वो बहुत प्रभावित था और उनको उसने बहुत धन दिया। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत के बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं और निजामुद्दीन औलिया से ये गयासुद्दीन तुगलक बहुत चिढ़ता था। बात समझ रहे? ऐसे में ही क्या हुआ कि जब ये गयासुद्दीन बंगाल अभियान पर गया हुआ था, तो वहां पर कुछ ऐसी बातें हुई कि सुल्तान को पता चला कि निजामुद्दीन औलिया जो है वो इनके बारे में, इनकी आलोचनाएं करता है, इनके बारे में बातें कहता है कि सुल्तान में ये गुण, जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो इस गयासुद्दीन में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गयासुद्दीन नाराज हुआ और उसने कहा, दिल्ली पहुंच के मैं इस औलिया की खबर लेता हूं, अभी बस मैं ये बंगाल अभियान को निपटा लूं, फिर मैं उसकी औलिया की खबर लूंगा। अब ये बात क्या है कि गयासुद्दीन के पहुंचने से पहले ही दिल्ली पहुंच गई कि गयासुद्दीन जो है, चिश्ती साहब आप पे नाराज है, तो आप गयासुद्दीन के कोप से बचने के लिए, क्रोध से बचने के लिए थोड़े दिन दिल्ली से बाहर चले जाइए। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हनूज दिल्ली दुरस्त,
इसका मतलब था दिल्ली अभी दूर है। उस समय कोई समझ नहीं पाया और बाकी लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि अभियान खत्म करके वापस दिल्ली आ रहा था, तो दिल्ली में एंटर नहीं हुआ, और दिल्ली में एंटर होने से पहले ही इसका एक बेटा जिसका नाम था जूना खां या जौना खां, उसने अपने पिता के स्वागत के लिए एक बड़ा महल तैयार करवाया, लकड़ी का महल तैयार करवाया उसने। महल में ऐसी कमजोरी छोड़ी उसने कि अगर उस महल को एक हाथी की टक्कर लग जाए तो पूरा महल भरभरा के गिर जाएगा। रात भर जश्न वगैरह चला। अपने भाई और पिता को जौना खां ने उसी महल में ठहराया। ऐसा ही हुआ, रात में एक टक्कर से महल भर कर नीचे गिरा और इस महल के अंदर मलबे में दबकर इसके भाई, जौना खां के भाई और गयासुद्दीन की मृत्यु हुई। मतलब आप समझिए, वो दिल्ली के पास आ गया था और दिल्ली में एंटर नहीं कर पाया। तब लोगों ने वो निजामुद्दीन औलिया की बात को याद किया कि दिल्ली अभी दूर है। यानी कि आप देखिए कि सूफी संत थे वो भी, और उनकी बात में इतना दम हुआ कि गयासुद्दीन दिल्ली में एंटर भी नहीं कर पाए। तो यहीं से फिर एक कहावत चल पड़ी, दिल्ली अभी दूर है। कोई काम अगर सफलता तक नहीं पहुंचता है, आपका काम कोई अंजाम तक नहीं पहुंचता है, तो कह दिया जाता है दिल्ली अभी दूर है। तो ये कथन जो है निजामुद्दीन औलिया का है। ध्यान रखिएगा, किसके लिए कहा था उन्होंने? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। आगे देखें, गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो एक शासक बना, इसका पुत्र जूना खां या जौना खां, इसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करी। यह इतिहास के, खासकर दिल्ली सल्तनत के सबसे विवादित शासकों में से एक है। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और इसके द्वारा लिए गए जो निर्णय थे वो इसके समय से बहुत एडवांस थे। बात समझ रहे? इस वजह से कोई इन्हें समझ नहीं पाया। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये सुल्तान में पागलपन का अंश था, ये पागल था। तो ऐसी क्या हरकतें की इसने, कैसे इस प्रकार से इतिहास में दर्जा मिला हुआ है, देखते हैं। देखिए, दिल्ली के सुल्तानों में वो प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया। हालांकि देखिए, योग्यता के आधार पर पद देने का अर्थ तो यही है, पहली बार जो करता है वो तो कौन करता है? अलाउद्दीन ही करता है। परंतु क्या हुआ कि इसका जो पिताजी थे ना, गयासुद्दीन, उन्होंने फिर से ही वो पद की योग्यता या जो वंश की उच्चता है उसके आधार पर चलना शुरू कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे फिर से चेंज किया और योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया। तो प्रथम तो आप नहीं कहेंगे, पर यह वह सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद दिए। प्रथम तो आप वो खिलजियों को ही कहेंगे। खिलजी क्रांति में ही सबसे पहले जो है ये शब्द आता है कि अब किसी भी राजपद पर जो है नियुक्ति वो वंश की उच्चता नहीं, योग्यता के आधार पर होगी। इसने भी वो बात को निभाया। हालांकि इसके पिताजी ने जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने वो वंश की उच्चता के आधार पर नियुक्तियां करी। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ ऐसे नियम, ऐसे काम जो बहुत विवादास्पद रहे, थोड़ा मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। दोआब के कर में वृद्धि। इसने क्या कहा कि सारी जो कृषि योग्य भूमि है उसका उपजाऊपन एक जैसा नहीं है। इस वजह से हम जो कर वसूलते हैं, राज्य जो कर वसूलता है, उसमें भी फर्क होना चाहिए। अर्थात जिस जगह पर उत्पादन की संभावना अधिक है वहां से कर भी हमें ज्यादा वसूलना चाहिए। बात ठीक भी लगती है। भाई, एक कोई बंजर भूमि है या पानी की कमी वाली भूमि है, वहां खेतीबाड़ी हो। एक नदियों के किनारे पर भूमि है, वहां पर खेतीबाड़ी हो। ऑब्वियस सी बात है, मेहनत कम ज्यादा लगेगी, उत्पादन भी कम ज्यादा होगा। तो इसने क्या किया, गंगा और यमुना के बीच में जो दोआब के क्षेत्र थे, दोआब का मतलब है दो, तो समझ गए आप नंबर, आब का मतलब होता है पानी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता था। इसने कहा दोआब के बीच में जिस जिसके खेत है वहां से कर बाकी जगहों से अधिक वसूला जाएगा। प्रॉब्लम यह हुई कि आने वाले कुछ वर्षों में लगातार दोआब में भी अकाल पड़ा। बात समझ रहे? बारिशें अच्छी नहीं हुई। इस वजह से मिट्टी तो नो डाउट दोआब की उपजाऊ है, पर पानी तो चाहिए ना, और अधिकांश कृषि जो है वर्षा जल पर आधारित थी। बारिशें नहीं हुई तो फसलें बर्बाद हुई। उसके बाद भी इसने दोआब से एक्स्ट्रा कर वसूलना जारी रखा, जबकि इसको माफ करना चाहिए था। जनता विद्रोही हो उठी।
इस वजह से दोआब से एक्स्ट्रा कर लेने वाली इसकी नीति फेल हो गई। राजधानी परिवर्तन, ये वो व्यक्ति है जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में देवगिरी ले गया। देवगिरी का नाम बदल के इसने कर दिया दौलताबाद। ध्यान रखना, दौलताबाद में इसने राजधानी परिवर्तन क्यों किया दौलताबाद तक, इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो थोड़ा सा अपन देखें तो वो इंटेलेक्चुअल है कि दिल्ली जो है वो आप देखें तो पश्चिमी सीमा के बहुत क्लोज थी, पंजाब वाली सीमा के बहुत पास में थी, और भारत पर जितने भी विदेशी हमले होते थे वो पश्चिम की सीमा से ही होते थे। तो दिल्ली आक्रमणों से बहुत प्रभावित थी, कभी भी हमला हो सकता था, तो उसको ये सेफ जगह ले जाना चाहता था। दूसरा, दिल्ली से अब दक्षिण में भी, दक्कन के अंदर भी दिल्ली सल्तनत की पहुंच हो गई थी, तो दिल्ली से ये दक्षिण की जो रियासतें थी बहुत दूर पड़ती थी। और तीसरा एक कारण बोलते हैं कि यह व्यक्ति दक्षिण भारत को जो है वो इस्लामिक संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था। तो बात ठीक भी लगती राजधानी परिवर्तन की, परंतु इसका राजधानी परिवर्तित करने का तरीका बड़ा अजीब था। इसने कहा हमारी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जाएगी तो जाएगी ही, पर दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक शख्स, प्रत्येक मनुष्य भी हमारे साथ दौलताबाद चलेगा। दिल्ली में कोई नहीं रहेगा, दिल्ली खाली कर दो। भाई आपको राजधानी परिवर्तन करना है तो आप अपना दरबार वहां ले जाइए, इन इंसानों को ले जाने का क्या काम है। तो इसके पीछे एक घटना मिलती है कि इसके फैसले रोज के ऐसे होते थे कि जनता दुखी हो गई थी। कभी कोई फरमान जारी हो रहा है, आज बादशाह ने, सुल्तान ने ये कह दिया, आज सुल्तान ने ये कह दिया, जनता दुखी हो गई थी। तो दिल्ली की जनता क्या करती थी कि इसको पत्र लिखती थी और पत्र में गालियां लिखते थे। अब ये गालियों से भरे हुए पत्र इसके दरबार में जनता छोड़ के चली जाती थी। जो किले का दरवाजा है ना, वहां पर सुबह वो पत्र दरबार पहुंचते थे, पढ़ के सुनाए जाते थे। तो इसको दिल्ली की जनता पे बहुत गुस्सा आता था। उसे इतना गुस्सा आया कि इसने दिल्ली को निर्जन करने का आदेश दे दिया कि मैं दिल्ली के एक एक आदमी को दिल्ली से निकाल दूंगा। ये समझते क्या है अपने आप, सुल्तान का पागलपन ही कहा जा सकता है। हालांकि दौलताबाद राजधानी भी ले गया। 2 महीने बाद इसका मन नहीं लगा दौलताबाद में, मोहम्मद बिन तुगलक का। ने कहा यार वापस दिल्ली चलते, यहां मन नहीं लग रहा है। वापस दौलताबाद से सारे लोग दिल्ली आए। तो ये योजना भी फेल हो गई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसने कहा कि यार ये सोने चांदी की मुद्रा जो आप लोग चलाते हैं बाजार में, सोना चांदी बहुत ही महत्वपूर्ण और महंगी धातु है, इसके ऊपर तो राज्य का अधिकार होना चाहिए। मतलब ये तो सरकार के खजाने में होनी चाहिए, राज्य के खजाने में होनी चाहिए। ये जनता के पास क्या कर रही है? आपको तो व्यापार ही करना है ना, तो आपको तो सिर्फ एक वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु खरीदनी है, तो आप तो सांकेतिक मुद्रा दे दीजिए ना। तो इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा के चक्कर में तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवा दिया। जनता से कहा सोने और चांदी के सिक्के राज्य को जमा करा दो, तांबे के सिक्के ले जाओ। प्रॉब्लम क्या हुई, घर घर में तांबा उपलब्ध था। लोगों ने घर घर में तांबे को गला के मुद्रा बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली सल्तनत के बाहर के व्यापारियों ने वो मुद्रा लेने से मना कर दिया। दिल्ली का आयात और निर्यात दोनों ही बंद हो गया। व्यापार चौपट हो गया, जनता हाहाकार करने लगी। वापस से इसने कहा भाई सब तांबे के सिक्के लाओ और मुझसे सोने चांदी के सिक्के ले जाओ, राज्य का खजाना खाली। ये भी फेल। तो आप देखिए, अब इस मूव के बारे में बात करें तो आज तो ऐसा ही होता है। इस व्यक्ति ने उस समय यह सोच लिया था जो आज हम कर रहे हैं। हमारी सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सॉलिड गोल्ड अपने पास रिजर्व रखता है आज भी, और हमें देता है कागजी मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, और हम धड़ल्ले से आज उससे हम अपना काम चला रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। बस प्रॉब्लम क्या हुई, इसने इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया कि यार मैं तांबे के सिक्के चलाऊंगा, तांबा तो सबके पास उपलब्ध है, अगर उन्होंने वो बना लिया तो इसके बदले में इसे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए था जो आम इंसान उसकी नकल नहीं कर सके। नहीं सोचा उस बारे में, फेल हो गया। खुरासान अभियान
कराची अभियान। खुरासान आप समझे अफगानिस्तान ईरान के पास में एक जगह थी, वहां के शाह को ये हराना चाहते थे, ईरान के शाह से इसकी दोस्ती थी। इन्होंने मिलकर एक अभियान प्लान किया और कहा भाई ये लंबा अभियान होगा, अपन खुरासान को जीतेंगे। इसने तैयारी शुरू करी, सैनिकों को इकट्ठा किया, सैनिकों को जोश जोश में 1 साल की तनख्वाह एडवांस दे दी। बात समझ रहे हैं, 1 साल का वेतन एडवांस दे दिया। बाद में क्या हुआ कि ईरान की शाह की परिस्थितियां कुछ बदली। बात समझ रहे हैं, खुरासान की राजनीतिक स्थिति में भी बदलाव आया, तब उस पर आक्रमण करना आवश्यक ही नहीं था। यानी कि ये खुरासान अभियान जिसकी प्लानिंग इन्होंने सालों से करी थी, सैनिकों को तनख्वाह भी दे दी थी, वो अभियान हो ही नहीं पाया, फेल। तो इसके ये जो निर्णय थे, इस वजह से मेरे ख्याल से कोई भी इसको कहेगा कि यार ये तो पागल सुल्तान था, पर थोड़ा और एनालिसिस करोगे तो कई सारी ऐसी चीजें भी निकल कर आती हैं कि यार ये निर्णय तो सही था, परंतु इसको एग्जीक्यूट करना इसे या तो आया नहीं या इसने ढंग से नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान कोही की स्थापना करी, जैसा कि इसके पिताजी ने किया था। नहरों का निर्माण इसने भी जारी रखा, कृषि व्यवस्था पर इसने भी जोर दिया। इसके काल में एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, ये आया था टेंजियर। टेंजियर है मोरक्को में, अफ्रीका का देश है मोरक्को, वहां पर है टेंजियर। वहां से आया था इब्न बतूता, एक राजदूत बनकर आया था भारत में। मोहम्मद बिन तुगलक इससे इतना प्रभावित हुआ कि इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया। बात समझ रहे हैं, इससे हालांकि दिल्ली में जो दूसरे धार्मिक उलेमा था बहुत नाराज हुए मोहम्मद बिन तुगलक से। फिर इसने क्या किया, इब्न बतूता को चीन भेज दिया। इसे एक एम्बेसडर बनाकर, राजदूत बनाकर कहां भेजा, चीन भेजा। तो ये जो इब्न बतूता है ना, इसको यूरोप के अंदर, अरब के अंदर इसकी किताब को बहुत पढ़ा गया है, बहुत जानकारी मिलती है इसकी किताब से। इसकी किताब थी किताब उल रहला, या सिर्फ रहला भी आप कह सकते हैं, इब्न बतूता की किताब है। इसमें इसने अपनी चीन और भारत यात्रा के बारे में लिखा है। बात समझ रहे, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसके बाद इब्न बतूता के बाद चीन के शासक तिमूर ने भी अपना एक राजदूत इसके दरबार में भेजा था। ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना है। बदायूनी एक बड़ा इतिहासकार है, जिसने ये लिखा है, जब सुल्तान की मृत्यु हो गई तो उस पर बदायूनी का एक कथन है। ये शब्द आप, ये लाइन याद रखना, ये ऐसे पूछते हैं, किस इतिहासकार का कथन है कि आज सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। ये कथन था बदायूनी का। बदायूनी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि जब सुल्तान की मृत्यु हुई ना, तो जनता को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिली। जनता दुखी थी इसके बार बार के तुगलकी फरमानों से, ये दुखी था जनता के वो गालियों भरे पत्रों से, दोनों को ही एक दूसरे से मुक्ति मिली। इसके शासन काल में हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। दक्षिण में आप जाएंगे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ था विजयनगर, वो इसी के शासनकाल में स्थापित हुआ। विजयनगर के पास में ही बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। सांकेतिक मुद्रा का मैंने आपको बता दिया था, चांदी की जगह इसने तांबे के सिक्के चलवाए, अर्थव्यवस्था ही चौपट कर दी इसने। हालांकि वर्तमान में आधुनिक सिक्के तथा बैंक नोट जो है ये सांकेतिक मुद्रा के ही उदाहरण है। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा। इसकी मां हिंदू थी, फिरोज शाह तुगलक की मां, परंतु ये धार्मिक रूप से अपने आप को एक कट्टर मुस्लिम साबित करने के लिए आप समझिए बहुत ही असहिष्णु था। इसने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन भी करवाया और जो धार्मिक स्मारक थे, मंदिर वगैरह थे, उनको भी इसने तुड़वाया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय
तुगलक की जब ठट्टा में मृत्यु हो गई तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना, ठट्टा पंजाब में। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। रज्जब का विवाह राजपूत शासक रणमल की पुत्री से हुआ था। तो फिरोज हिंदू माता से उत्पन्न एक लड़का था। तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत पर पहली बार एक ऐसा व्यक्ति बैठता है जिसकी माता एक हिंदू राजकुमारी थी। फिरोज तुगलक ने इस्लामिक कानूनों के द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए: खराज, कम्स, जजिया और ज़कात। ये इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार लगाए जाने वाले कर थे। इसमें से जो जजिया कर है ये बड़ा उल्लेखित है। भारत में दिल्ली सल्तनत में वो पहला शासक जिसने ब्राह्मणों को भी जजिया कर देने के लिए बाध्य किया या उन पर जजिया कर लगाया। कई बार इसको हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कर किसने लगवाया? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक का नाम आएगा। जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, तो आप नाम लेंगे किसका? फिरोज तुगलक का। पहले क्या है, मैंने जैसा अभी बोला था ना आपको, दोनों शब्द कई बार दोनों आ जाते हैं। ब्राह्मणों वाला शुरुआत में क्या था, ब्राह्मण जो है वो जजिया कर से मुक्त थे। जजिया कर तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत के हर सुल्तान ने अपनी आय के लिए लगवाया शुरुआत से। पर ये वो व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों को भी जजिया कर देने के लिए बाध्य किया। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। आपको अगर इस्लामिक राज्य में रहना है तो अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कर देना होगा। बात समझ रहे? ये धर्म परिवर्तन का ही एक टैक्टिक्स था कि जब बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से तंगी हो जाएगी तो उसको इस्लाम अपनाना ही पड़ेगा। बात समझ रहे? आज नहीं तो कल वो अपनाएगा। गरीबों की सहायता के लिए इसने दीवान खैरात नामक एक दान विभाग भी स्थापित किया। ये यार इसके जीवन की बड़ी उपलब्धि है। रोजगार ब्यूरो, ये अपने राज्य के अंदर बेरोजगारों का भी ध्यान रखता था। इसने रोजगार ब्यूरो की स्थापित। दारुल शफा, शफा का मतलब होता है अस्पताल, इसने अस्पतालों का भी निर्माण करवाया। ये पहला शासक था जिसने शाही नहरों से सिंचाई के प्रयोग पर पानी, सिंचाई के लिए प्रयोग जो आप पानी कर रहे हैं तो कर देना पड़ेगा। वैसे तो भाई इसके जो भी अभी आपने पहले वाले शासक देखे उन्होंने सबने नहरें तो बनवाई पर कर नहीं लिया। इस व्यक्ति ने नहरों से अगर पानी ले रहे हो तो कर भी देना पड़ेगा। तो नहरों से सिंचाई करने पर पहली बार कर वसूलने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज तुगलक। इसने एक काम और किया। इसने क्या किया, एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम क्या थी आप वो भी समझें। मोहम्मद बिन तुगलक के जो कारनामे थे उनके कारण राज्य का खजाना बिल्कुल खाली हो गया था। करता क्या ये, इसको तो बस पैसे कमाने थे जहां से आ जाए। कृषि व्यवस्था में सिंचाई का कर वसूलना, इधर आपने देखा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना। दिल्ली के आसपास इसने 1200 बगीचे लगवाए आम और अमरूद के, ताकि उनसे भी इसको आय प्राप्त हो। इसने ख्वाजा हिसामुद्दीन को राष्ट्रीय आय का आकलन कि मेरा पूरा जो राज्य है इसकी नेशनल इनकम कितनी है, बेसिकली मैं सभी तरह से कृषि से और दूसरे कामों से, आयात निर्यात से मैं एक साल में कितना पैसा कमाता हूं, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। इसने कर्मचारी तथा सैनिकों को सेवा के बदले जागीर प्रदान करने की नीति लागू करी। अलाउद्दीन ने शुरू किया था नकद वेतन। वास्तव में यहां पर नकदी का संकट खड़ा हो गया। इसने क्या किया, सैनिकों को फिर से जमीन के टुकड़े और उनके जो बड़े अधिकारी थे उनको जागीरें देकर उनको वेतन देकर संतुष्ट किया। चेहरा तथा दाग प्रणाली को बंद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया रखना और दाग ना, वो पशुओं के ऊपर था ना, घोड़ों के ऊपर दाग लगाने की प्रणाली, उसको इसने खत्म कर दिया। दिल्ली के आसपास 1200 फलों के बाग लगाए। सिंचाई की सुविधा के लिए इसने 5 बड़ी नहरों का और 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया। इसने अद्धा, विक और शशगानी ये सिक्के चलवाए। सैन्य सेवा को इसने वंशानुगत बना दिया था कि आपका जो पिता है अगर वो सैनिक है तो उसका बेटा भी जो है वो सैन्य सेवा में जाएगा। इसने कई नगर बसाए, जैसे दिल्ली के पास में फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, ये सभी फिरोजपुर, जौनपुर, ये नगर जो है ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही बसाए गए हैं। इसने एक और बड़ा काम किया था। इसने क्या किया, मेरठ से
और टोपरा से अशोक स्तंभ मंगाकर उसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापित किए। मेरठ और टोपरा में अशोक स्तंभ सुना है ना आपने, उस समय अशोक स्तंभ बनाया था मैंने आपको, प्राचीन भारत में अशोक ने उनके ऊपर अपने वो शिलालेख खुदवाए थे, उनको वहां से हटवा कर वो दिल्ली लेकर आया, उसे फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया। इसने कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी, उस पर बिजली गिर गई थी, उसका हिस्सा टूट गया था, उसकी वापस मरम्मत इसने करवाई। दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया, शमसी तालाब, जामा मस्जिद, इन सब का इसने पुनरुद्धार करवाया। फिरोज ने बर्नी तथा अफीक, जियाउद्दीन बर्नी और अफीक जैसे इतिहासकारों को संरक्षण दिया। जियाउद्दीन बर्नी, ध्यान रखना, बर्नी ने फतवाए जहानदारी और तारीख फिरोज शाह, ये दो लिखी हैं, कई बार इसका उल्लेख आ जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने फतवाहत फिरोज शाही, ये शायद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। बात समझ रहे? उसने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त संस्कृत पुस्तकों का फारसी में दलियाल फिरोज शाही के नाम से अनुवाद भी करवाया। इसके बाद में तुगलक वंश जो है उसका पतन हो गया, इसकी मृत्यु हो जाती है 1388 में। उसके बाद जो है तुगलक वंश का कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो इस वंश को संभाल सके, दुर्बल हो गया था। इसी के काल में विदेशी आक्रमण फिर से मजबूत हुए और तुगलकों का ही शासन था उस समय। एक विदेशी आक्रांता जिसने दिल्ली को रौंद दिया, वो दिल्ली को इतना लूटपाट के आप समझिए कि बिल्कुल ही तबाह करके चला गया था। तैमूर लंग जिसको आप कहते हैं, 7 दिन तक वो दिल्ली को लूटता रहा और दिल्ली के सुल्तान देखते रहे। ऐसा कौन था? तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ, ये बेसिकली ट्रांसअक्सियाना, मध्य एशिया के अंदर एक जागीर है, वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान में पड़ेगी, वहां का जागीरदार था। 1398 में इसने आक्रमण किया। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है इस समय दिल्ली का सुल्तान था। तैमूर को देखते ही भाग गया, ये रोका ही नहीं। तैमूर ने जाते जाते अपने एक सेना नायक खिज्र खां को अपने जीते हुए प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर ये पूरी तरह से तैमूर के नियंत्रण में थे। जैसे ही दिल्ली को लूट के ये गया, वापस से ये नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली में आके बैठ गया। 15 दिन तक ये दिल्ली को लूटता रहा। फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार और कांगड़ा पर भी इसने आक्रमण किया। शायद मैं 7 दिन बोल दिया था पहले, तो 15 दिन आप ध्यान रखना तैमूर ने जो लूटपाट करी थी। आगे देखिए, सैयद वंश। अभी आपने खिज्र खां का नाम पढ़ा ना, जिसको घोषित अपना एक तरीके से सिपह सलार जो कि था तैमूर का, जिसने भारत के अंदर पंजाब को जीतने में, मुल्तान को जीतने में तैमूर की सहायता करी थी। तैमूर उसे ही जो है अपने जीते हुए प्रदेशों का स्वामी बनाकर चला गया। 1414 में खिज्र खां जो है इसने तुगलक वंश से सत्ता दिल्ली की हथिया ली और एक नए राजवंश की नींव रखी जिसे इतिहास में सैयद वंश कहा जाता है। इसने इसकी एक आपको याद रखनी पड़ेगी ये फैक्ट, इसका ये क्वेश्चन बनता है खिज्र खां का, रैयत आला, यानी कि मैं कोई सुल्तान नहीं हूं, मैं सुल्तान खिज्र खां नहीं हूं, मैं रैयत आला यानी प्रजा का चाहने वाला, प्रजा का सुल्तान हूं, मैं खुद प्रजा हूं। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब प्रजा होता है। तो इसने रैयत आला की उपाधि धारण करी, अर्थात अपने आप को प्रजा से रिलेट किया। इसने अपने सिक्के नहीं बनवाए, तुगलकों के जो सिक्के थे वही चलते रहे। पंजाब, मुल्तान, सिंध को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। ये एकमात्र शिया समुदाय का राजवंश था। अभी तक जो भी राजवंश आप पढ़ रहे थे ना, ये सारे सुन्नी थे। इस्लाम की 2 शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी। ये शिया वंश से संबंध रखते थे। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख खान मिर्जा को ये कर भेजा करता था, बाद तक भेजता रहा। मतलब ये तैमूर के वंशजों का भी ये स्वामी भक्त रहा। 1421 तक इसने शासन किया। उसके बाद मुबारक शाह जो है इसने शासन प्रारंभ किया। इसने शाह की उपाधि धारण करी। इसने स्वतंत्र रूप से अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के जारी किए। अर्थात अब ये तैमूर के जो वंशज थे उनके प्रति स्वामी भक्त नहीं रहे, खुद का खुतबा पढ़वाया, यानी कि अपने नाम से अपने घोषित किया कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूं। खुतबा पढ़ाने का मतलब ये है। और अपने ही नाम के इन्होंने सिक्के भी जारी किए।
याहया अहमद सरहिंदी इतिहासकार रहे हैं। सरहिंदी को इसने संरक्षण प्रदान किया जिसने तारीखी मुबारक शाही की रचना करी। इसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह शासक बना जिसने महमूद मोनी को खान खाना खाना है ये खाना की उपाधि प्रदान करी। इस वंश का अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह था। ये क्या है, एक बार बदायूं गया और वहां का मौसम इसे इतना पसंद आया कि इसने कहा मुझे दिल्ली जाना ही नहीं। शासन में इसकी रुचि ही नहीं थी। वो छोटी सी जागीर लेकर इसने बहलोल लोदी को शासन दिल्ली का सौंप दी। स्मूथ ट्रांसफर, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। बात समझ रहे हैं? बेसिकली अलाउद्दीन आलम शाह का दिल्ली सल्तनत में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। इस वजह से उसने अपना शासन अपनी इच्छा से बहलोल लोदी को सौंप दिया और यहीं पर सैयद वंश दिल्ली पर समाप्त हो जाता है और एक नया राजवंश अस्तित्व में आता है जिसे इतिहास में आप लोदी वंश के नाम से जानते हैं। तो अगला लेक्चर जो हम करेंगे वो करेंगे लोदी वंश के बारे में। तो यहां पर आप देखें तो हमने तुगलक वंश के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको पढ़ा। देखिए, मैं लगातार लेक्चर में बोलता जाता हूं कि ये चीज आपको पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप फोकस उसी पे करो। हिस्ट्री ऐसे ही चलेगी। आपने देखा होगा मैं कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप जो टाइमलाइन है हमारी उसको स्किप नहीं कर रहा हूं। उस टाइमलाइन में एक के बाद एक जो भी आदमी आ रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, महत्वपूर्ण घटनाएं, अपन उसको लेके चल रहे हैं। जैसे वो तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में, तो बीच में लिया है, तो आपको यहाँ पे इसको याद रखना है। बात समझ रहे हैं? इस हिसाब से आपका ये हिस्ट्री का एक पूरा पैकेज तैयार हो जाएगा और आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है आप आराम से कर पाओगे। कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है? तो इससे आपकी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री से आपको अच्छा कर सकते हो आप इसमें, ठीक है? तो लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजवंश लोदी वंश के बारे में। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।